हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि वर्टिकल डिवीज़न है, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न करी गई है पावर की, और अलग अलग लेवल्स पे पावर को शेयर किया गया है। एक मेजर पावर शेयरिंग होती है मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में। और इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे पावर शेयरिंग किस तरह से की जाती है, और सबसे बड़ी बात कि फेडरलिज्म क्या है, उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद उसके प्रैक्टिसेस की बातचीत करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पर बताया गया है फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म जो है, एक हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिराइव, इसका जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो फेडरलिज्म एक पैक्ट होता है, एक ट्रीटी होती है। फेडरल वर्ड से डिराइव्ड है ये। तो इज़म एक फीलिंग है। क्लियर है। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि अगर हम लोग दोनों जो एग्जांपल्स हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी बेल्जियम और श्रीलंका की, तो उसमें हम लोगों ने ये अच्छी तरह से देख लिया, कंट्रास्ट कर सकते हैं कौन सी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस थी और कौन सी बैड गवर्नेंस थी। तो अब यहाँ पर देखा गया है कुछ चेंजेस, एक जगह चेंजेस करे गए थे जो कि बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था। उसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस कर दिया था, मतलब कम कर दिया था, और रीजनल गवर्नमेंट को पावर दे दी थी, मतलब रीजनल गवर्नमेंट की पावर को इंक्रीज करा गया था। और ये जो रीजनल गवर्नमेंट थी वो बेल्जियम में पहले से एग्जिस्ट कर रही थी जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई थी, और उनके अपने रोल्स एंड फंक्शंस जो थे, पावर्स जो थी, उनको ऑलरेडी दे दी गई थी। लेकिन ये जो पावर थी वो गवर्नमेंट, जो मतलब ये जो दोनों गवर्नमेंट्स थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने ले ली, कम कर दी गई और रीजनल गवर्नमेंट को दे दी गई। ये जो चेंजेस थे वो 1993 में टेकन हुए थे। रीजनल गवर्नमेंट को जब पावर दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो थी, अब वो मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो लंबे समय तक डिपेंडेंट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमें कुछ प्रोविजंस देगी तभी हम लोग उन सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या करेंगे, लॉज फॉर्म करेंगे। अब रीजनल गवर्नमेंट जो थी वो खुद से ही पावरफुल हो चुकी थी, वो अपने डिसीजन खुद से मेक कर सकती थी। बेल्जियम ने क्या किया था, शिफ्ट किया था यूनिटरी सिस्टम से फेडरल सिस्टम। अब ये यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, यूनी का मतलब होता है सिंगल, और टेरी का मतलब हम लोग फॉर्म बोल सकते हैं, सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो होती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वर्किंग में होती है। और फेडरल में क्या होता है, जहाँ पर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जिसको हम लोग इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का नाम से जानते हैं। श्रीलंका जो था वो कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ को फॉलो कर रहा था, उसके प्रैक्टिसेस पर्पसेस वही सेम थे। जैसे वो यूनिटरी सिस्टम को फॉलो कर रहा था, नेशनल गवर्नमेंट थी वहाँ पर, उसी के पास सारे पास थे। तमिल लीडर्स जो थे वो चाहते थे कि श्रीलंका में फेडरल सिस्टम होना चाहिए, लेकिन उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया था। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर जो है वो डिवाइड करी गई होती है। कौन से 2 लेवल्स में डिवाइड होती है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है, और उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स होते हैं कंट्री के। कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स जो हैं उनको स्टेट्स भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन परस्पेक्टिव। क्लियर है। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया फेडरेशन जो है वो 2 लेवल्स की होती है। एक इंटायर कंट्री के लिए जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि अपने सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जो भी सिटीजन्स हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो कॉमनली उनको मतलब फुलफ़िल करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है। और दूसरा लेवल जो है उसको प्रिंसेस या स्टेट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो स्टेट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब उनको सुपरवाइज करते हैं। दोनों लेवल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट पावर को इंजॉय करते हैं, मतलब एक दूसरे में किसी भी तरह की ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो यहाँ पर देखा गया फेडरेशन जो है वो कंट्रास्ट में बताया गया है कि यूनिटरी गवर्नमेंट, और मतलब ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से अलग है। फेडरेशन में 2 लेवल्स की बात होती है, यूनिटरी में सिंगल लेवल की बात होती है, याद रखना, ठीक है। और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, एक ही लेवल होती है गवर्नमेंट की, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं सब यूनिट्स भी हो सकते हैं वो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सब यूनिट्स जो होते हैं या फिर जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है वो होती ही नहीं है वहाँ पे। और वो किसके कंट्रोल में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। क्लियर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती है विदाउट द एजेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से कुछ भी असाइन नहीं कर सकती कि आपको ऐसा करना है, ये करना, वो करना है। ओके। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी खुद की पावर्स होती हैं, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट
क्या किसी भी तरह के आंसरेबल नहीं है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी क्लेम्स जाएंगी, जो भी डिमांड्स होगी, वो उनको खुद से फुलफिल करनी है, ना कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी तरह का व्यू नहीं लेंगे। ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को अभी हम लोग सब मतलब दोनों लेवल्स जो हैं वो सेपरेटली पीपल को आंसरेबल करना होता है, उन्होंने बताना होता है कि हाँ आपकी ये डिमांड क्यों नहीं फुलफिल हुई, कैसे नहीं हुई। चलिए अब फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ लेते हैं। फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर कि फेडरलिज्म में 2 लेवल्स या 2 से ज़्यादा लेवल्स की गवर्नमेंट होती है। अलग अलग गवर्नमेंट का जो टियर है, अलग अलग लेवल जो है गवर्नमेंट का, उसमें सेम सिटीजन्स को ही गवर्न किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सिटीजन्स को ही मतलब गवर्न करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट के जो सिटीजन्स होंगे उनको मतलब क्या करेगी, गवर्न करेगी। और हर एक, लेकिन यहाँ पर एक टियर जो है उसकी खुद की जुरिस्डिक्शंस है। जुरिस्डिक्शंस क्या होती हैं, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें आप लोगों के पास लीगल अथॉरिटी होती है कि आप लोग उन एरियाज़ में या फिर उन आइटम्स पर सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो। और ये लेजिस्लेशन जो है, लेजिस्लेशंस भी हो सकती है, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह, इन पे आप लोग जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो लगा सकते हैं। और थर्ड फीचर बताया गया है कि जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट को दी गई हैं, और ये किसने दी हुई हैं, हमारे पर्टिकुलर जो लेंथिस डॉक्यूमेंट है जिसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसने हर एक को स्पेसिफिक पावर्स एंड फंक्शंस प्रोवाइड करे हुए हैं। सो दोनों लेवल जो हैं, हर एक लेवल जो है गवर्नमेंट का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली ही गारंट किया गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एग्जिस्टेंस में लाया गया है। फोर्थ फीचर में बात करी गई है कि फेडरल फंडामेंटल प्रोविजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उनको यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी से या उसकी कंसेंट के बेसिस पर किसी भी तरह का चेंज जो है वो नहीं ला सकती है। दोनों लेवल से चेंज की रजामंदी या कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिफ्थ फीचर में बताया गया है कि कोर्ट्स जो हैं उनके पास पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कुछ ना कुछ चेंज या इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकते हैं। दोनों लेवल जो हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के पास अलग अलग पावर्स हैं। और आप लोग किसी भी जो हाईएस्ट कोर्ट होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट होगा, उसको एज ए अम्पायर चूज़ किया जाएगा। अगर कोई डिफरेंट मतलब दोनों लेवल्स में अगर पार को लेकर कोई भी क्लैश आ जाता है, कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है तो ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन लेगी। सिक्स्थ फीचर में बताया गया है कि जो सोर्सेस हैं रेवेन्यू के, वो हर एक लेवल पे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग तरह से दिए गए हैं, और ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो अलग अलग लेवल से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन दोनों को प्रोवाइड करी गई है। सेवन्थ फीचर में बताया गया है कि फेडरल सिस्टम के ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब 2 से ज़्यादा उनके मोटिव्स हैं। एक कि सेफगार्ड करना है और प्रमोट करना है, किसको, यूनिटी को प्रमोट करना है कंट्री में। और दूसरा बताया गया है कि हम लोग को रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करना है, रीजनल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है। और दोनों एस्पेक्ट जो हैं वो बहुत ही क्रूशियल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ताकि इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपरली मतलब मैनेज किया जाए और उनमें प्रैक्टिस किया जाए फेडरलिज्म को। गवर्नमेंट्स जो हैं वो दोनों लेवल पे एग्री होनी चाहिए, ताकि रूल्स एंड मतलब रूल्स के लिए कि किस तरह से पावर शेयर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि उन दोनों में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें कि उनको हर एक लेवल पे ट्रस्ट जो है वो शो करना होता है। एक आइडियल फेडरल सिस्टम जो है उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें उन्होंने एग्रीमेंट जो है वो साइन करे होते हैं, या फिर एक्सेशन भी हम लोग बोल सकते हैं उनको, या एक ट्रीटी बोल सकते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट करना होता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे, और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और उन दोनों को साथ में रहना होता है। अब एग्जैक्टली अगर बैलेंस ऑफ पावर की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेवल जो हैं वो अलग अलग, हर एक फेडरेशन जो है वो अलग अलग वेरी करती है, मतलब हर एक जगह पर अलग तरह की फेडरेशन होगी। ये बैलेंस जो है वो डिपेंड करता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की, पास्ट में वहाँ पर किस तरह से फेडरेशन को फॉर्म किया गया था, किस तरह से फेडरेशन को बनाया गया था, कब एग्जिस्टेंस में लाया गया था। अब 2 तरह के रूट्स होते हैं। एक, जब फेडरेशन को बनाया जाता है, फर्स्ट रूट में बताया गया है कुछ नेशंस जो हैं वो इकट्ठा होकर इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, जब वो सॉवरेनिटी और रिटेन आइडेंटिटी की बात करते हैं और सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। और ये कौन कौन से नेशंस में एप्लीकेबल है या वहाँ पर चलाई जा रही है, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और फर्स्ट कैटेगरी में बताया गया कि फेडरेशन जो है वो सेम होती है, इक्वल होती है, कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स मतलब स्टेट्स के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी सेम पावर होती है वहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद
सेकेंड रूट जो है उसमें बताया गया है कि एक लार्ज कंट्री थी, एक बड़ी कंट्री थी, उसने डिसाइड किया कि मैं अब इतना भार नहीं उठा सकती हूँ, तो मैं डिवाइड हो जाती हूँ, अपनी पावर को डिवाइड कर देती हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको अलग कर देती हूँ, नेशनल गवर्नमेंट से अलग कर देती हूँ। तो ऐसा ये वाला जो रूट है, ये वाली जो फेडरेशन है वो इंडिया में, स्पेन में और बेल्जियम में चलाई जाती है, और इस रूट को क्या कहा जाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स जो होते हैं, मतलब जिनको स्टेट्स कहा जाता है, उनमें अनइक्वल पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब ज़्यादा पास जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। ये स्पेशल पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाती हैं। कुछ यूनिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको स्पेशल पावर के मतलब टाइम पर दिए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड